बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम जनाब अहमद ज़ीशान खोखर साहब, बहुत अच्छे लॉयर हैं और आज हमारे स्टूडियो में हम इनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात की जाए तो इस वक्त जो बहुत ही हॉट मौजू चल रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया वार जो है, जो इस वक्त अभी थम चुका है, उस हवाले से आज हम कुछ अहम गुफ्तगू अहमद ज़ीशान साहब से करेंगे। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तज्ज़िया नगार भी हैं और बहुत अच्छे लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। जैसा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के ऊपर एक मौजू बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया की जंग को लेके, 10 मई को सीज़ फायर जो है उसके बाद हो चुका था, एक दफ़ा काम जो है वो रुक चुका था। अगर बेसिक बात की जाए, पहलगाम हमला का जो पस मंज़र है उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएँ, आपका क्या नज़रिया है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। देखिए ये कुछ छोटी सी तैयारी के साथ, यानी कि मैं ये कहता होता हूँ कि जो हिंदू है वो बनिया है और कैलकुलेशन के बगैर, हिसाब किताब के बगैर वो कोई काम नहीं करता। पहलगाम हमले का पस मंज़र अगर हम शुरू करें तो हुआ यूँ कि जब पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी गेम थी उसको उन्होंने टारगेट किया FATF के नाम पे। पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज बंद होना शुरू हो गई, हमने कश्मीर में उनको ईजी करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ जो फोरम्स थे वहाँ पे उन्होंने हमें मुख्तलिफ जो फ्रंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ पे एंगेज करना शुरू कर दिया जी। अच्छा, उसमें एक उन्होंने क्या काम किया, आपको शायद याद होगा कि 2016 के अंदर एक उड़ी अटैक हुआ था कश्मीर में, वहाँ पे कश्मीरी फोर्सेस पे हुआ। हिंदुस्तान ने उसके ऊपर एक शोर मचाया। शोर मचाने के बाद के जी पाकिस्तान की फ़लाँ इसमें जो हुकूमत है वो इसमें जो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर यहाँ पे जो पाकिस्तानी प्रॉक्सीज़ हैं इनकी, जिसमें उन्होंने लश्कर तैयबा पर इल्ज़ाम लगाया, जैश मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाया कि जी वो उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद यकदम एक शोर शराबा किया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सफारती प्रेशर डाला, पाकिस्तान को सफारती तौर पे बदनाम किया और साथ ही उन्होंने एक न्यू नॉर्मल पॉलिसी एक उसको उन्होंने नाम दिया और वो वापस अपने कह लें कि बैरकों में चले गए या अपने वापस अपनी जगह पे चले गए। उसके बाद आता है 2019 बालाकोट, एक पुलवामा अटैक हुआ, उसको उन्होंने बहाना बनाकर पाकिस्तान के जो LOC थी उससे अंदर आए और बालाकोट में उन्होंने क्लेम ये किया कि जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, जो वो अभिनंदन वाला वाक़या भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन उन्होंने फिर वही कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सफारती सतह पे बदनाम किया, लेकिन एक स्टेप आगे किया और एक स्टेप आगे ये कि पाकिस्तान पे बालाकोट पे हमला किया। पाकिस्तान ने भी आगे से उनको रिटेलिएट किया, वहाँ पे उनको इंटरसेप्ट किया गया और वो वापस दोबारा वही न्यू नॉर्मल पॉलिसी के न्यू नॉर्मल की तरफ वो लोग चले गए। जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर हुई है, अपने पासिंग आउट परेड से उन्होंने ख़िताब किया, वहाँ पर उन्होंने एक बात कह दी कि हमने कश्मीर पॉलिसी रिव्यू कर ली। वो कश्मीर पॉलिसी रिव्यू करना उनका क्या चीज़ थी। उन्होंने ये काम किया कि 2019 में जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अपना प्रेशर कम कर दिया या ख़त्म करने की तरफ चले गए FATF की वजह से या सफारती तौर पे जो पाकिस्तान प्रेशर में आया उसकी वजह से, उस चीज़ को उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने उसके 2-3 दिन के बाद पहलगाम अटैक कर दिया। सर ये किया गया है, हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग था, ये करवाया गया। हमारी रियासत का भी यही बयानिया है, हम भी यही कहेंगे ये करवाया गया। अभी तक इंडिया साबित नहीं कर सका। इंडिया अभी तक कोई सबूत नहीं दे सका। दूसरी बात है, अभी कोई ट्रेस नहीं दे सका। जैसे मुंबई हम लोग उन्होंने ट्रेस दे दिए थे, वो अजमल कसाब पकड़ा गया, फिर वो तो खैर और मामला था। मुंबई के पाकिस्तान के अंदर से हमारे घर से कुछ लोगों ने भी पीठ पे वार किए, वो सबको सारी दुनिया को पता है, उसको बारे में हम डिस्कस नहीं करते। उन्होंने उसका कोई नहीं, और पाकिस्तान को वो कोई मकसद सर्व नहीं कर रहा था पहलगाम अटैक। उन्होंने उसको एक बहाना बनाया और जो 2019 में एक स्टेप आगे आए कि बालाकोट में आए, यहाँ से वो 3-4 स्टेप आगे आ गए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टोटल 8 जगहों पे 26 मिसाइल अटैक कर दिए। उस पहलगाम के अटैक को उन्होंने बहाना बनाया जी, जिसमें मुरीद के भी शामिल है। मुरीद के शामिल था। भावलपुर में उन्होंने जो जैश मोहम्मद का मरकज था उस पर अटैक किया। उसके बाद कश्मीर के अंदर जो उन्होंने कहा था शकरगढ़ में, नारोवाल सेक्टर में, वहाँ पे अटैक हुए। इसमें ज़्यादा मस्जिदें जो है ना, वो ज़्यादा मसाजिद थी, क्योंकि वो जो जिन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया वो चूँकि मराकज़ थे, लेकिन आबादी के अंदर आबादी भी उसमें भावलपुर में जो आम आबादी है वो लोग, लेकिन उसके अंदर वो जो उन्होंने कहा कि जी हमने इतने जो दहशतगर्द मार दिए, अब उसमें बेचारे शहीद होने वाले मासूम बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े लोग थे। तो
पहलगाम अटैक के बाद जो अपना एक बयानिया बनाने की उन्होंने कोशिश की, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि वो जो पहला उनका हमला हुआ था उस हमले में वो कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके। जिस तरह फॉल्स फ्लैग का वो कोई सबूत नहीं दे सके थे, इसी तरह यहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का भी कोई सबूत नहीं दे सके। और उसका उनका जैसे वो पहलगाम फॉल्स फ्लैग था, उस तरह उनका ये ऑपरेशन भी एक तरह का फॉल्स फ्लैग ही साबित हुआ। अहमद भाई, अगर बात की जाए इंडियन मिसाइल हमलों का जो टारगेट हुआ है वो कौन लोग थे? इंडियन मिसाइल हमलों का इंडिया के बकौल उन्होंने टारगेट किया है लश्कर तैयबा, कलदम तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मराकज़ को जी। और टारगेट किया गया बहावलपुर में उनके मेन मरकज़ को, जैश मोहम्मद को, और वहाँ कहा गया जी हम मौलाना मसूद अजहर और वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद जी जी। मुरीद के में अटैक किया गया जी, लश्कर तैयबा और हाफिज सईद साहब का नाम लिया गया कि उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और इसी तरह जो कश्मीर में भी वो भी इन्हीं जमातों से मुंसलिक मुमकिन था उनके वो अलेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी थे, लेकिन वो ज़्यादातर आबादी पे उन्होंने अटैक किए। तो ये उन्होंने उनको टारगेट किया। और आपने अगर मोदी का वो मज़ाक़ा खेज़ बयान भी सुना जो उसने अपनी कौम को फिर दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की कि हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया था और पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया। बेसिकली तो पाकिस्तान की टेरिटरी पे किसी के मुल्क में आके हमला करना, किसी के मुल्क में आके हमला कर रहे हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि उसने ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ बात क्यों की। तो बहरहाल वो उनका टारगेट बकौल उनके यही लोग थे, लेकिन बाद उनको एक पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का एक मौका चाहिए था। उनको पता नहीं था कि आगे से जवाब क्या आएगा। उनकी कैलकुलेशन इस मामले में और थी, मिस कैलकुलेट कर गए। तो क्या लगता है जो उनके टारगेट थे जो लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं? वो दो शख्सियात जिनका उन्होंने बहाना बनाया वो तो ठीक है, क्योंकि हाफिज सईद साहब को तो पहले पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से ये FATF की वजह से सजा हुई है, वो तो पहले जेल में है। तो वो और जो मौलाना मसूद अजहर साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो उसमें महफूज रह गए। अहमद भाई, अगर यहाँ पर बात की जाए कि इस हमलों के बाद पाकिस्तान का जो रद्द अमल था, जवाब था, वो लेट क्यों था? अच्छा, हम ना बड़ी जज्बाती कौम है। देखें कि इंडिया का जो जवाब था पहलगाम हमले के 18 दिन के बाद आया और कितनी तैयारी के साथ आया जी बिल्कुल, कि हम उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सके, और वैसे भी इंटरसेप्ट कर भी नहीं सकते थे। जिन जिन जो क्योंकि उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया था स्कैल्प मिसाइल, बेसिकली जो हमारी इतलात है। स्कैल्प मिसाइल बरतानवी मिसाइल है, बरतानवी साख्ता मिसाइल है। बरतानिया ने यही मिसाइल यूक्रेन को दिए थे, यूक्रेन ने यही मिसाइल रशिया पे अटैक किए, और रशिया के पास इंडिया से एक स्टेप अहेड जो है वो एक अपग्रेडेड उनका वर्जन है, S500 उनके पास है। इंडिया के पास S400 थे, मरहूम हो गए जो, और इंडिया और रशिया के पास S500 थे, और वो स्कैल्प मिसाइल उनसे नहीं रोका गया था। दूसरी बात, जिन आबादियों के ऊपर ये हमला किया गया वहाँ पे एंटी मिसाइल सिस्टम कोई ऐसे मौजूद नहीं थे, SHH की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी जो उनको इंटरसेप्ट करती। जैसे उनके ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद जब फिर प्रॉपर वॉर हुई है 3 घंटे 45 मिनट की, उसमें जो उन्होंने क्रूज मिसाइल फायर किए हैं हमारी एयर बेसिस पे, उनको हमने इंटरसेप्ट किया। तो आबादियों में तो फिर ऐसी नहीं कोई सहूलत मौजूद थी। पाकिस्तान ने फिर आगे से पूरी तैयारी के साथ उनका जवाब देना था। गो कि ये एक कह ले कि इनके ना जो अफवाज की जब आपस में मशकें होती हैं तो उसके अंदर एक प्रोपोजिशन रखी जाती है, प्रोपोजिशन पे मुमकिन सूरत हाल ये हो तो उसके अंदर हमारा प्लान क्या हो। तो ऐसे प्लान इनके पास बड़े तैयार पड़े होते हैं। तो प्लान तैयार पहले से था, एग्जीक्यूट जब उसके कह लें कि उसके लिए मुतवाजन आबो हवा उनको अब मुयसर आई तो उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। हम जज्बाती कौम है, हम तो वो जैसे देहातों में होता है कि एक थप्पड़ मारा 10 मौके पर 10 थप्पड़ ना खड़काएं तो नहीं, तो ये मज़ा नहीं आता। तो ये मज़ा लेने के चक्कर में कौम कह रही थी हमला क्यों नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया तो कमाल किया। उन्होंने हमारी मसाजिद को टारगेट किया, कुछ अदारे टारगेट किए, लेकिन पाकिस्तान के जवाब के अंदर इंडिया का कितना नुकसान हुआ? इंडिया का अगर दिफाई तौर पे कहा जाए, जो वो 3 घंटे 45 मिनट की पाकिस्तान की थी, तो अब तक की जो फिगर एक सामने आ रही है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया की जो मोहतात मसले है और उसमें जो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो बता रहे हैं कि $56 बिलियन का तो उनका दिफाई नुकसान हुआ है। जो उनकी एयर बेसिस पे अटैक हुआ, जो उनके त्यारे गिराए गए, जो उनका S400 सिस्टम 2 जगह पे 2 रेजिमेंट्स उनकी उसकी तबाह की गई, उनका जो कह लें कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने तबाह किया, उनका ब्राह्मूस का जो सप्लाई डिपो था वो हमने तबाह किया, और उनकी लाजमी तौर पर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी हिट हुई है। सुना है कि वहाँ पे ताबकारी का अभी तक भी खदशा वो उनकी एक बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से दिया गया। इसका मतलब ये है कि फिर इसका मतलब है कि उनकी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी हिट हुई है, और इसका ये भी मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज हैं। इतने एक तगड़ा उनकी तरफ से भी एक ज़री सी बात है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो असासे जो थे वो शो नहीं करवाए गए दुनिया को।
और अब वो जाहिर हो रहे हैं। लेकिन वो ये भी देख लें कि इंडिया के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स इतने नहीं हैं उसको सिक्योर करने के, जी कि वो एक छोटी 3 घंटे 45 मिनट की जंग के अंदर अगर वो अपने न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको नहीं संभाल सकते तो मुल्क कैसे तो फिर मुल्क नहीं, उनके पास न्यूक्लियर रहने नहीं चाहिए, वो तो खतरे की लामत है। यानी कि पाकिस्तान ने भी तो वही जंग बर्दाश्त की, पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल भी उनके सहे, पाकिस्तान स्कैल्प मिसाइल का अटैक भी बर्दाश्त किया, पाकिस्तान के ऊपर तो वो 80 हथियारों के साथ आए, हमने तो सिर्फ 30-35 हथियारों से अपना दिफा किया। अगर वो अटैक के अंदर हमने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को संभाल लिया, इसका मतलब कि हम जिम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम संभाल सकते हैं। लेकिन उनसे 3 घंटे 45 मिनट की जंग में नहीं संभाले गए, उनके वो एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज भी ऐसे हुए हैं कि उन्होंने 5 किलोमीटर का वो रेडियस उनको कह दिया कि ये खाली कर दें, वो खाली करवा लिया और सारी दुनिया को पता लग गया। तो मेरा ख्याल है फिर अब दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि हम न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उनसे हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी उनसे ज्यादा है। निशान भाई, आफ्टर गेम क्या होने जा रहा है? आफ्टर गेम ये बड़ी मजेदार बात है। इंडिया का $56 बिलियन का नुकसान हुआ दिफाई तौर पे, 82-83 बिलियन का नुकसान हुआ है उनका मुआशी तौर पे, और मजीद आगे जा रहा है। जैसे एप्पल की एक खबर आ गई कि वहां पे, खैर उसकी हरकत तौर से, लेकिन बहरहाल वो हम इसी जंग के खाते में रहेंगे। हिंदुस्तान की एक बड़ी मिथ बनी हुई थी कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जॉइंट इकॉनमी बन गया, अब उसको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। हम तब भी कहा करते थे कि 14 कमांड्स में से 13 कमांड्स स्टिल पॉइंटिंग देयर गन्स एट पाकिस्तान। 5 रेजिमेंट्स उन्होंने ली हैं। S-400 की रेजिमेंट होती है कि एक रेजिमेंट के अंदर 4 बैटरियां होती हैं जी, हर बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर के ऊपर 4 मिसाइल होते हैं। ये S-400 का वो पूरी रेजिमेंट बनती है जी। 5 रेजिमेंट्स में से 3 रेजिमेंट्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखी, कि 2 उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाई, एक उधमपुर पे और एक कश्मीर वाली साइड पे। एक उन्होंने लगाई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक था, बिल्कुल नजदीक 3 शहर है। 3 उन्होंने रेजिमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखी। एक रेजिमेंट उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे रखी और एक रेजिमेंट नेपाल भूटान के बॉर्डर पे रखी, वो भी चाइना के लिए। क्या तुर्की से भी कोई खदशा था? तुर्की का यहाँ पे कोई ऐसा इसके अलावा इंटरेस्ट कोई नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की मदद करेगा, उसको मीडिया के ऊपर बजाते खुद वो कोई अटैक नहीं करेगा, हमारी मदद कर सकता है। वो हाँ वो हुई भी है, सबको पता है सारा कुछ उसमें हुआ है। तो ये वो पॉइंटिंग देयर गन पाकिस्तान के ऊपर अभी भी। अच्छा, अब जो हुआ है, एक मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, पाकिस्तान ने ये जो 3 घंटे 45 मिनट की जंग की है, जो वो बुनियादम मरसूस ऑपरेशन हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंडिया का अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का, जो पंजाब का और आगे सिंध का जो बॉर्डर है, कश्मीर का तो LOC है ना, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हम कह सकते। उस बॉर्डर से अंदर 300 किलोमीटर के एरिया तक पाकिस्तान इस वक्त अपना एक बफर जोन बना चुका है, नो फ्लाई जोन है इंडिया के लिए, कि अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए इंडिया वहाँ पे अपनी कोई चीज़, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं लेके जा सकता कोई। अगर हम सीज फायर के पाबंद हैं जी बैनुल-अक़वामी तौर पर, बात है सीज फायर के पाबंद हैं, लेकिन पाकिस्तान उस एरिया के अंदर उनकी आने वाली किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। वहाँ पर इंडिया का डिफेंसिव मौजूद इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान टांग से पकड़ के घसीट के हिंदुस्तान को 20 साल पीछे ले गया, 30 साल पीछे ले गया, जब पाकिस्तान से पूछकर इंडिया के फैसले किए जाते थे। बिल्कुल। और अब भी वही सिचुएशन है। अब तक अगले मीडिया जो है ना वो शोर डालता रहा है, अब वो खामोश इसलिए कि अब वो खुद उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ गई है कि आप लोग इतना झूठ बोलते रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, उन्होंने लाहौर की बंदरगाह पे अटैक करवा दिया, कराची के ऊपर उनका कब्जा करवा दिया, ये किस तरह की वाहियात बातें वो करते रहे। अब बाकी उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई है, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई है। फिर सबसे ज्यादा जो वुलनरेबल चीज हो गई है, देखें जो चीज जिस मुल्क का डिफेंस मजबूत नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर से लोग अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकालने की बातें करनी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल कर दी। और हिंदुस्तान में अगले 20 साल आपके ऊपर हमला करने जो जैसे फ्रांस के उस कंपनी से लोगों ने अपने शेयर राफेल का दुसाल तो वो कंपनी थी, उसके शेयर गिर गए। वो जो J10 जिसने बनाया उसके ऊपर शेयर चढ़ गए, एप्पल का यहाँ पे कटाई में पड़ गया। दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज दिया गया था ना, उसके इकोनॉमिक हब्स के ऊपर अटैक करने का, उसने भी दुनिया को, और दुनिया में इसमें मैंने बताऊं एक बबल बना हुआ था। मैं पहले कहता था कि इंडिया का बबल है, इंडिया का कुछ नहीं है। वो $700 बिलियन का नारा लगाते हैं जी हमारे रिजर्व्स हैं। उस $700 बिलियन में से उनके अपने सिर्फ 50-60 बिलियन है, बाकी इन्होंने 8% सूद के ऊपर लेके पैसे अपने पास रखे हुए हैं, बाहर से लोगों से बिजनेसमैन से लेके या दूसरे मुल्कों से लेके, उनके अपने उसमें जो रिजर्व है वो 50-60 बिलियन ही है। और इंडिया वाकई एक इकोनॉमिक बबल था। जितना शीशे के घर में ये बैठा हुआ था, जितना कमजोर घर इंडिया का था, उतना पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क का घर नहीं है। एक पत्थर मारने से ये पूरा मुल्क बिखरता है। अगर आज जंग लग जाए जी, जो इनकी चिकन नेक है जो नेपाल भूटान और बांग्लादेश के दरमियान से गुजरती है, आगे 7 सिस्टर्स आ जाती हैं। वो तो छोटी सी एक सड़क है, छोटी सड़क, उससे थोड़ा सा है वो चिकन नेक, आगे 7 रियासतें हैं, जिसमें से एक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो चाइना ने अपना
कह लें कि क्लेम कर दिया उसके 29-30 जो उनके शहरों के नाम बदल दिए, उसका नाम जेंगियान सर। अगर वो लैदा होगा तो रियासतें टूट जाएंगी, 7 रियासतें वो हो जाती हैं। इधर से कश्मीर हमारे पास, जम्मू कश्मीर का एरिया हमारे पास आता है, पंजाब का एरिया खालिस्तान बनता है, हैदराबाद दक्कन हमारे पास आता है, तो इंडिया के तो पल्ले कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो वो इतना वुल्नरेबल था तो उसको अपनी औकात समझनी चाहिए थी ये हिंदुस्तान को, या पहले अपनी कमजोरियां दूर करता, तो इस बार इसकी इन्हीं कमजोरियों से फ़ायदा उठाया जाएगा। तो अब आफ्टर गेम ये होगी कि सफारती तौर के ऊपर हिंदुस्तान अपना बयानिया नहीं बनवा सका, बहुत बुरी तरह पिटा है। बैनुल अक़वामी तौर पर एक जो जॉइंट ग्रोइंग जॉइंट इकॉनमी का इसके ऊपर लेवल था वो उतर रहा है और बहुत जल्द वो ख़त्म हो जाएगा। एक मजबूत दिफाई डिफेंसिव इसको कहा जाएगा, बड़ा डिफेंस मजबूत है, क्योंकि जब तक वो आपको सारी दुनिया के सामने आ गया कि 3 घंटे 45 मिनट उस डिफेंस से मार नहीं सही नहीं पाकिस्तान की, जिसको ये कहता था कि मैंने सफारती तौर पर तना कर दिया, अब देखा जाए तो इस मामले के ऊपर सफारती तौर पर वो तना है। अहमद ज़ीशान भाई, सीज फायर कैसे हुआ? सीज फायर तरलों से हुआ। मोदी ने ट्रंप के किए गए। सबसे पहले बड़ी एक अजीब सी बात है कि जब ये जंग शुरू होने लगी थी तो जब रिक्वेस्ट की गई थी दुनिया के बाकी सारी की तरफ से, और पाकिस्तान ने भी अपना यही मौक़िफ़ दोहराया था कि हम जंग नहीं चाहते, और इंडिया हमारे ऊपर फॉल्स फ्लैग को बहाना बना के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकें। तो बड़ा एक मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट उनकी तरफ से बयान आया था कि हम ला ताल्लुक हैं, ये दोनों का आपस का मामला है मुल्कों का, ये करते रहते हैं। यानी कि जब तक उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए तब तक अमेरिका खामोश था, वो इस जंग के अंदर नहीं कूदना चाह रहा। जो भी वो जंग वैसे दुनिया के अंदर जब से ट्रंप आया जितनी जंगें चल रही है वो उनसे अवॉइड कर रहा है। उसने यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म करवाने की पूरी कोशिश की और पूरा यूक्रेन को उसने पाँव मारा कि नहीं बैठो, खामोश नहीं करना। अच्छा, उस तरफ आगे चले जाएं, मशरिक़ वुस्ता में चले जाएं, उसने इसराइल, पहले वो इसराइल का रहा है हामी, लेकिन अब तो ताकत का तवाज़ुन उसने मुसलमान पाकिस्तान की तरफ होते देखा है करीबी खित्ते में। उसके बाद अब वो इसराइल को भी फोर्सिबली वो लेके आ रहा है टेबल के ऊपर कि आप फ़लस्तीन के फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से कि 2 रियासती हल की तरफ उसको लेके जा रहा है, और उसके ऊपर ज़्यादातर मुस्लिम मुल्कों को भी एतराज़ नहीं है जी कि 2 रियासती हल हो जाए, फ़लस्तीन अलग रियासत बन जाए, इसराइल गो के नज़रियाती तौर पर हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ कि इसराइल नहीं होना ही नहीं चाहिए, इसराइल है ही नाजायज़ बच्चा उसका या मगरब का, लेकिन हम नहीं उसको, लेकिन अब वो मुल्क जिस तरफ लेके जा रहे हैं और जो कह लें कि स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, उसके बाद जैसे यूएई ने उसको तस्लीम कर लिया, सूडान मराकश सर सऊदीया की भी पेशीनगी की जा रही है। सऊदीया नहीं करेगा तब तक जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा, और पाकिस्तान नहीं करेगा तब तक जब तक फ़लस्तीन का कोई मसला हल नहीं हो जाता। पाकिस्तान करेगा ही नहीं। अगर फ़लस्तीनी रियासत यरूशलेम की बना दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि शायद फिर कुछ हालात ये किसी तरफ बन जाए और उसको 2 रियासती हल की तरफ लेके जाएं, गो के नज़रियाती तौर पर हम उसके खिलाफ हैं, 2 रियासती हल भी नहीं, ये भी कुरान के हुक्म के खिलाफ है। जी बिल्कुल। अहमद भाई, क्या दोबारा जंग के जो तासरात जंग के बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चांसेस मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने बड़ी मुश्किल से ये पोजीशन हासिल की थी कि जॉइंट इकॉनमी का उनके ऊपर लेवल लग गया था। चाइना के साथ लोग उसकी इकॉनमी को कंपेयर करते थे। दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमीज थी, चाइना, इंडिया और अमेरिका। वो एजाज उससे छिन गया, रहा ही नहीं उसके पास कुछ नहीं रहा। अब वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है कि जी हम इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लें। तो पानी का बुलबुला, क्योंकि वो मैंने पहले कहा वो एक बबल था, वो मिथ थी उसकी, एक वो टूट गई। हाँ। अब क्योंकि जिस मुल्क के अंदर का दिफा मजबूत ना हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाती, कोई नहीं करता। यहाँ पे कोई नहीं करता, किसी गाँव के अंदर, जिस गाँव में चोरी चकारी हो उस गाँव के अंदर कोई बंदा जाके जमीन लेके वहाँ पे 1 एकड़ लेके वहाँ पे अपनी काश्तकारी नहीं करता। बिल्कुल सही बात। तो यही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वहाँ पे भी कोई नहीं जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने अपना एक जो बड़ा बनाया हुआ था कि हम बड़े मजबूत हैं, बहुत बड़ा कंट्री हैं, उनकी वो जो एक टाइटल था ना, वो टाइटल शेक हुआ है और बड़ी बुरी तरह हुआ है। उसको इस्तवार करने के लिए दुश्मन, जो बुज़दिल दुश्मन होता है ना, वो मक्कार दुश्मन होता है जी, और जालिम दुश्मन होता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ज़ाती तौर पर, हिंदुस्तान कभी भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया अपनी वो पोजीशन को रीगेन करने के लिए, मोदी की जो इज्जत कम हुई है उसको, मोदी मेरा ख्याल है उसका सियासी पॉलिटिकल कैरियर उसका खत्म हो गया है, लेकिन मोदी इज अ पर्सन। वहां पर हिंदुत्व का नजरिया हुकूमत करता है। मोदी जाएगा, उसकी जगह पे कोई और आएगा, वो बैठेगा, वही जो बीजेपी के हिंदुत्व के नजरिए को लेके आगे चलेगा, आरएसएस मुस्लिम दुश्मनी को आगे लेके चलेगा। यानी कि उनकी एक जंग हुई और उसके बाद सबसे पहले काम क्या हुआ, वो सोफिया कुरैशी उनकी फौज में, उनकी मुलाजम, उनकी शहरी, लेकिन उन्होंने उसको पाकिस्तानी दहशतगर्दों की बहन कह के तो उसके घर पे हमला कर दिया। ये मेरे ख्याल आरएसएस और अच्छा, हिंदुत्व का नजरिया सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इवन आप ये देखें कि उनके 4 पायलट्स ने
उनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो था उनका, उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको मारा पीटा सिर्फ इस वजह से कि तुम सिख हो, तुमने पाकिस्तान को एडवांटेज दिया। ये भी हिंदुत्व का नजरिया। सर पता चला कि कुछ मिसाइल उन्होंने जो है ना वो सिखों के जो मंदिर थे उनको जो बिल्कुल उस अटैक से पहले एक रात ये हुआ है हिंदुस्तान के एक आदमपुर एयर बेस से, वहाँ आदमपुर उनका मिसाइल फील्ड थी, वहाँ से उन्होंने 5 मिसाइल फायर किए हैं। एक आदमपुर में ब्लास्ट हो गया, 4 जो है वो ब्लास्ट अमृतसर पे आके हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पे भी फील किया था उस रात। तो वो बिल्कुल उन्होंने सिखों के ऊपर अब क्यों किया, ताकि वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जालिम शो कराएं कि ये देखें जी आबादियों के ऊपर इसने हमला किया। एक तो वो काउंटर कर लें वो भावलपुर वाली बात को कि वहाँ भी आबादी, बल्कि हर जगह पे आबादी हिट हुई। सर सिखों को हमसे दूर करने की कोशिश, सिखों ने पाकिस्तान के हक में बहुत बड़े बड़े बयान दिए, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने तक से इनकार किया। और अब देखें कि जो उन्होंने अपनी, जैसे हमारे DGISP और तीनों अफवाज के हमारे जो बैठे थे तर्जुमान, उन्होंने अपने जो 2 तर्जुमान बिठाई खवातीन, उनमें से एक मुसलमान थी सोफिया कुरैशी और दूसरी जो थी वो सिख थी। अब वो मंजर आम से गायब भी है सोफिया। अब वो गायब इसलिए क्योंकि जंग खत्म हो गई है। अब वो उनकी सिविल गवर्नमेंट, हमारी भी DGISP साहब सिर्फ वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पूछा जाता है। जो पॉलिसी मैटर बयान है वो या हमारे वज़ीर दिफा साहब दे रहे हैं या फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से उसका बयान आता है। अहमद भाई अब एज ए पाकिस्तानी हमारी तैयारी क्या है? देखें हमने एक बड़ी दलेरी है एज ए कौम, हमने शो करवा दी। हमारी आपस की जो भी लड़ाइयाँ हों, जो मामलात हों, हम आपस में वो हर घर में होती है, वो हर घर में होती है, वो कोई मसला नहीं। आपस की लड़ाई थी वो हम पहले लड़ रहे थे, अब फिर लड़ लेंगे, कोई मसला नहीं, आपस में बैठ के हम तय कर लेंगे। लेकिन जब बाहर पे बात बाहर से आई तो सारी कौम एक जान हो गई, अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो गई। ड्रोन्स को अपनी गनों से गिराते रहे, सारी दुनिया ने देखा कि अपने फौजियों के साथ मिलकर अपनी बंदूकों से ड्रोन गिरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लाहौर की असला जो दुकानें हैं, असला डीलर्स की जो शॉप्स थी, वहाँ पे असला ख़त्म हो गया था, गोलियाँ ख़त्म हो गई। लोगों ने अपने पैसों से कानूनी लीगल वेपन जो थे अपने उनके लिए वहाँ पे लेके रख लिए कि हम अपनी फ़ौज के साथ मिलकर शाना बिशाना खड़े होंगे। यहाँ पर भी अब सारे पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। खुसूसन पंजाब के अंदर एक जोश सा वलवला था पंजाबियों का, वो तो कह रहे थे कि वो अपनी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो वैला है, शोर गुल है जी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हमारी कौम का तो मोराल माशाल्लाह बड़ा हाई हुआ। और जो अगर कोई फासला था भी फवाद के साथ तो वो भी ख़त्म हो गया और सारी इकट्ठी दुश्मन के आगे सीना सफर हो गई। लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है, एक जो कमज़ोरी देखने में आई है, सिविल डिफेंस की तरबियत नहीं है हमारे पास। शहरी दिफा जिसको कहते हैं ना, शहरी दिफा की तरबियत नहीं है हमारी। यानी कि जब जंग लगे तो जो शहरी हैं उनका काम ये नहीं, लड़ने के लिए आपके जवान बैठे हैं, आपके मुजाहिद बैठे हैं, आपकी आर्मी बैठी है, वो लड़ रही है और बड़ा अच्छा लड़ी है। फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास अवाम को ये तरबियत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर मसलन हम यहाँ पे बैठे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी आबादी के ऊपर मिसाइल अटैक हो जाए, अगर इदारों का लेट रिस्पॉन्ड है तो वहाँ पर जो फौरी तौर पे कोई यूथ बैठी है या वो रेस्क्यू का काम करे, वो फौरी तौर पे रेस्क्यू का काम कैसे करे, उनको पता ही नहीं है, उनकी कोई तरबियत नहीं है। अभी रिसेंटली एक जब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से एक वहाँ पे काम शुरू हुआ है कि उन्होंने शहरों के अंदर शहरी दिफा की जो यूथ को है उसको वो सिखाना शुरू किया। तो मेरा ये ख्याल है कि लड़ना अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर कौम है, बड़े अच्छी तरह जानते हैं अपने दीन के लिए ये मुजाहिद निकलेंगे, अपने मुल्क के लिए ये लोग लड़ेंगे, अपनी फ़ौजों के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हर बंदा लड़ने वाला नहीं होता, बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो उनको बचाने के लिए शहरी दिफा की तरबियत ये लाजमी लें और अपनी अफवाज के साथ देखें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा था कि जब जंग हुई तो देखो अल्लाह बैना करूँगे, मैंने तुम लोगों के दिलों में उल्फत डाल दी। उसकी पूरी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग के अंदर इस पाकिस्तानी कौम उसकी अमली तफसीर बनी है, उस बनी है बिल्कुल। तो बतौर पाकिस्तानी हम अपने रियासत के साथ खड़े हों, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, लेकिन हम लड़ें, बिल्कुल लड़ें अपनी अफवाज को जहाँ पे ज़रूरत पड़े, लेकिन उससे पहले अपने शहरों के अंदर हम अपना दिफा मजबूत करें। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब अहमद ज़ीशान खोखर साहब। ये पेशे के लिहाज से लॉयर हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने। तो जिस तरह के आपने भी देखा कि कई दहाइयों से हमने देखा कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म जबर हो रहा था, उस तारीख़ को जो है ना बदलने के लिए पाकिस्तान ने जो कदम उठाया, हमारे 57 इस्लामी ममालिक जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं कि आज पाकिस्तान ने वो साबित कर दिया है कि मुसलमान जो हैं वो ज़िंदा, और इंशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान आइंदा भी जो है ना वो हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद करेगी। अहमद ज़ीशान खोखर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।